Welcome to our channel Master of Social Work. If you are new, please subscribe and join our community. This channel is dedicated to providing information on social work, NET JRF and PhD programs. For the latest updates, join our Telegram and WhatsApp channels and follow us on Facebook and Instagram. Let's begin. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 8 प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनके बारे में, जो कि सिद्दीकी द्वारा दिए गए हैं। सिद्दीकी ने अपने ये 8 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला है आपका द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर है प्लानिंग, उसके बाद है इंटर ग्रुप अप्रोच, इसके बाद है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्स, फिर आपका है कल्चरल ओरिएंटेशन, देन आपका है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल पार्टिसिपेशन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? यहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि देखिए, जब भी हम देखते हैं कि सोशल वर्क में जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो कम्युनिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? केवल एक प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो सभी प्रॉब्लम्स को हम एक साथ डील नहीं कर सकते और ना ही हर प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसको हमें डील करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे भी सॉल्व हो जाती है, बट किसी-किसी जो समस्या है उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअल उसकी जो प्रॉब्लम है क्या है और जो हमारी कम्युनिटी है उसकी नीड क्या है, और तब उसके बाद उस पे काम करते हैं। तो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का यह मतलब है कि किसी एक उद्देश्य को निश्चित किया जाता है कि हमें ये निश्चित जो हमारा उद्देश्य है इस पे हमें काम करना है। हमें कम्युनिटी के लोगों को, जो हमारे क्लाइंट हैं, उनको इनेबल करना है ताकि जो आवश्यकता संबंधित जो वहाँ पे नीड है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसके लिए सारे मेंबर्स जो हैं वो अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ ये केवल किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक कम्युनिटी के किसी एक पार्ट का डेवलपमेंट ना हो, बल्कि जो पूरा कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट हो, उसका प्रोग्रेस हो। ठीक है? इसके बाद आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग में हमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिसोर्सेस हम यूज़ करने वाले हैं, किस प्रकार के हमारे जो ये आपके जो हमारे रिसोर्सेज के अलावा हमारे जो पर्सनल और कल्चरल कंसिडरेशन होते हैं उसमें क्या-क्या होंगे, कम्युनिटी के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या हमें इंटरनल चीज़ें मिल जाती हैं और क्या हमें एक्सटर्नल कम्युनिटीज़ के बाहर से भी रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? प्लानिंग में जो भी चीज़ें होंगी, क्या प्लान बनना है, उस हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको क्या दी जाएँगी, सब कुछ इसमें आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है इंटर ग्रुप अप्रोच। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी कम्युनिटी होती है उसमें डाइवर्सिटी होती है ना? मतलब आप देखेंगे एक कम्युनिटी होगी तो उसमें कुछ इंटर ग्रुप्स भी होंगे, है ना? अलग-अलग जो इंटर ग्रुप्स होते हैं उनके कुछ-कुछ अपने थॉट्स, आइडियाज़ होंगे, है ना? तो ऐसे में क्योंकि सब जब अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करेंगे तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं। तो ऐसे में कैसे इनके सजेशंस और आइडियाज़ को साथ में मिलाकर काम किया जाए और एक कम्युनिटी जो गोल है उसको अचीव करने में जो ग्रुप्स हैं, स्मॉलर ग्रुप्स, उनके इनिशिएटिव को कैसे इस तरीके से मैच कराया जा सके कि सब मिलकर काम करें वहाँ पे, है ना? जो चीज़ें हैं, जो एक आवश्यकता है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, वो पूर्ण हो सके। तो यहाँ पे हम इसे ये डिस्कस करते हैं इसमें इंटर ग्रुप अप्रोच में, है ना? इसके बाद आपका आता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का मतलब यहाँ पे है कि ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं, है ना? उन सभी को, ग्रुप का मतलब यहाँ कम्युनिटी से है, ठीक है? कम्युनिटी और ग्रुप को आप यहाँ पे मतलब उसी तरीके से कंसीडर करिएगा। तो जो कम्युनिटी है, उसमें जो कम्युनिटी वर्कर होगा, वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि लोगों की आवश्यकता क्या है, एजुकेशन है या फिर उससे रिलेटेड कोई अदर ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, जो कम्युनिटी का मेंबर होगा वो उन्हें कम्युनिटी मेंबर्स को वहाँ पे वो एजुकेट करने का काम करेंगे। कोशिश करेगा जो वर्कर होगा कि जो कम्युनिटी के मेंबर हैं सभी लोग पार्टिसिपेट करें, केवल एक व्यक्ति ना करे। इसके अलावा जो भी अगर कोई कोई ऐसी उसमें कोई ऐसा ग्रुप है जो डोमिनेटिंग है तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। ताकि जो ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनको आगे लाना, उनको पार्टिसिपेट कराना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, इस प्रिंसिपल में ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें सभी मेंबर पार्टिसिपेट करें और सबके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप की जाए, है ना? यहाँ पे इंक्लूसिविटी पे काम किया जाता है, इसमें सबको इंक्लूड करके सबके साथ मिलके काम किया जाता है, ठीक है? तो ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगा, सबके आइडियाज़ को देखा जाएगा, समझा जाएगा और सब साथ मिलके काम कर रहे होंगे, कोई भी फंक्शन जो होगा इसका।
फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्स। यहाँ का मतलब ये हो गया कि जो भी तरह तरह के रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, कोई व्यक्ति है जो जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है। इसके अलावा वहाँ रिसोर्स जो उपलब्ध हैं उस कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से, है ना, उनका जो यूटिलाइजेशन है ये किस तरीके से किया जाए कि ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि रिसोर्स का कोई नुकसान हो रहा हो, या कहीं पे कोई रिसोर्स ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हर तरीके से मतलब सही तरीके से रिसोर्स को यूज़ करें, लेबर है या फिर ट्रेंड कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं, है ना, और जो भी चीज़ें हैं। तो ये होगा, और कुछ कुछ आपके एक्सटर्नल एड आ जाएंगे, जैसे कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी को बाहर से मिलते हैं यूज़ करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी इसी में आ जाएंगी, है ना। फिर आपका आता है कल्चरल ओरिएंटेशन। देखिए, हम किसी भी कम्युनिटी के साथ जब काम कर रहे होंगे तो हर कम्युनिटी का अपना एक कल्चर होता है, जिसके अनुसार वो उनके कुछ कस्टम्स ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ उनकी वैल्यूज़ होती हैं ना, जिसके अनुसार वो अपना जो भी रहन सहन है या जो भी चीज़ें हैं, वो उनका जीवन जीने का तरीका वो उसी पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम कम्युनिटी के लोगों को किसी भी प्रकार से आहत ना करें, है ना, और कोई ऐसा काम ना करें जो कि उनके कस्टम के विरुद्ध में हो, है ना? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर आप ऐसा करेंगे कि उन्हें ऐसा फ़ील होगा कि आप उनके जो कल्चर नॉर्म्स हैं उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे में कम्युनिटी के लोगों का आप पर अविश्वास होगा और फिर वहाँ पे आपका विरोध भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ें हैं उस कम्युनिटी के, उसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही है। साथ ही साथ आप लोगों में ये चीज़ जो उसके मेंबर्स उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जानी चाहिए कि जब जहाँ ज़रूरत पड़े, तो अगर अप्रोच में कोई डिसाइड किया गया कि हम इस अप्रोच से काम करने वाले हैं, है ना? तो अगर कोई ज़रूरत पड़े उस अप्रोच में बदलाव करने के लिए, तो लोग फ्लेक्सिबल हो, उस पे स्टक ना हो जाए कि नहीं हमें इसी तरीके से चलना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, सब वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे उनकी अलग-अलग एबिलिटीज़ होती हैं, है ना? डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आगे चल के चेंज हो सकती हैं, या कल्चर के अलावा जो हमारा जो वातावरण है उसमें जब बदलाव आएगा, तो भी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो हमें उसके साथ एडैप्टेबल होना है, ना कि हमें वहाँ पे ठहर जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइज़ेशन में, ठीक है? इसके बाद आपका आता है पीपल पार्टिसिपेशन। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पीपल पार्टिसिपेशन में हम जो कम्युनिटी है उसके हर जो मेंबर हैं उनको पार्टिसिपेट करने में हेल्प करें, है ना। जो लोग हैं वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स, अपने आवश्यकताओं को पहचाने, है ना। फिर उसके रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं वो उसको डेवलप करने में असेस करें, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी बनानी है उसको, जो मतलब इन सब सारी चीज़ों का एक ही तात्पर्य है कि सभी लोग मिल करके पूरे शुरुआत से लेके अंत तक का जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप्स है उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे। जो जिस चीज़ को कर सकता है उसको वो चीज़ करने के लिए हम मोटिवेट करें, ताकि जब सोशल वर्कर, जब कम्युनिटी वर्कर वहाँ से उस कम्युनिटी से हट जाता है, तो ऐसा ना हो कि वो कम्युनिटी फिर किसी को ढूंढे कि वो उसकी हेल्प करे, सपोर्ट करे। उस कम्युनिटी को इनेबल बना देना है, उसको आत्मनिर्भर बना देना है कि वो कम्युनिटी जो है अपने आप को और अपने लोगों को, रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करे, इस तरीके से अपने आप को इन्हेंस कर ले कि आगे उन्हें कभी किसी और की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में पीपल पार्टिसिपेशन के द्वारा लोगों को स्किल्ड किया जा सकता है, उनको सही तरीके से फंक्शन करने में हेल्प की जा सकती है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प की जा सकती है। तो इसलिए पीपल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो अभी हमने ये 8 यहाँ पे आज जो प्रिंसिपल्स थे इसको डिस्कस कर लिया है, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार हम देख लेते हैं फिर से क्या-क्या था। एक था आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, जो कि क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसके जो लेवल्स हैं वो भी आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आप मेंबर्स के साथ, जो कम्युनिटी मेंबर है उनके साथ करेंगे। फिर आप प्लानिंग करेंगे कि आप क्या टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करने वाले हैं, है ना? और किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। फिर आता है आपका इंटर ग्रुप अप्रोच, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी होते हैं उसमें स्मॉलर ग्रुप भी होते हैं, तो उनके साथ मिलके कैसे काम किया जा सके, ताकि हमारा जो एक बड़ा जो कम्युनिटी का ग्रुप है उसके साथ काम करने में आसानी होगी। जब आप सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स को अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे और उनको इंटरकनेक्ट करके काम कर रहे होंगे, तो वो एक-दूसरे के लिए सपोर्ट के तौर पे आएँगे, ठीक है? इसके बाद आपका आता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, जिसमें सारी चीज़ें जो भी हैं कम्युनिटी से जुड़ी हुई, उसके लोग ही उसके बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें कि उसमें सब लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई और उनके लिए कोई फैसले ले रहा होगा, डिसीजंस ले रहा होगा, ठीक है? फिर इसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं अलग-अलग तरीके के, उस कम्युनिटी में लोग मिलके साथ में काम कर रहे होंगे। फिर आपका हो जाएगा कल्चरल ओरिएंटेशन, ठीक है?
ये इसके बाद है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन और पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये हमने 8 अभी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े जो कि हमें सिद्दीकी द्वारा बताए गए हैं 8 प्रिंसिपल। अब हैं जो डनहम थे, उन्होंने भी अपने कुल 28 प्रिंसिपल सजेस्ट किए थे, जो कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में था, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा था। इसको वैसे 7 हेडिंग्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है। 7 हेडिंग्स के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। एक है आपका डेमोक्रेसी एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कोऑपरेशन, फिर आपका आता है प्रिवेंशन, फिर आपका आता है कम्युनिटी रूट्स फॉर कम्युनिटी प्रोग्राम्स, फिर आपका आता है सिटीजन अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, पार्टिसिपेशन एंड प्रोफेशनल सर्विसेज और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, फिर आता है एडवोकेसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं। तो ये ये आपके टोटल जो हेडिंग्स हैं ये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये 28 हेडिंग्स को इस तरीके से सम अप करके दिखाया गया है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कुछ रिकॉर्डिंग्स के टाइप हैं जो कम्युनिटी वर्क के दौरान करते हैं। हमने इसके बारे में ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए किस किस टाइप का होगा कम्युनिटी वर्क में, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिकॉर्ड का मतलब यहाँ हमारा यही है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का हो, उसको हमें अपने पास लिखित रूप में और रिकॉर्ड के रूप में रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। इसमें जो भी आपका ऑफिशियल जो मैनुअल्स होते हैं या कोई ऑफिशियल हैंडबुक है, स्क्रैप बुक है, उस टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी आप इसमें लिख सकते हो, है ना। न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसकी कटिंग आपने रख ली है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, जो किसी एजेंसी, जियोग्राफिकल एरिया जो आपका है वहाँ का, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, सब कुछ आप इसमें रिकॉर्ड के तौर पे रखते हो। ये एक रिसोर्स की तरह काम करता है ये फाइल, है ना, आगे के काम के लिए। फिर आपका आता है ऑपरेटिंग एंड टीचिंग रिकॉर्ड्स। ये जो होता है इसमें हम खास तौर से जो भी चीज़ें आप कहीं पे ट्रेनिंग देने जा रहे हो, कहीं फैसिलिटेट करने जा रहे हो सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। टीचिंग मटेरियल में आपके कुछ कोर्सेज आ जाएंगे, है ना, ट्रेनिंग मैनुअल आ जाएगा, और जो भी उस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ केस रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है प्रोसेस रिकॉर्ड्स। प्रोसेस रिकॉर्ड्स में क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपकी होगी उस केस से रिलेटेड, उस केस की पूरी जो हिस्ट्री होगी, वो सारी चीज़ें आप एक नैरेटिव रिकॉर्ड के रूप में वहाँ पे रखोगे, है ना। उसको सारी चीज़ें जो भी डिटेल होगा, जो भी आपने उस टाइम पे आपने टेक्निक्स यूज़ की होंगी, आप जो आपके स्ट्रेटजीज होंगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। सारी चीज़ें प्रोसेस जो भी रहा है उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये 3 टाइप जो हैं आपके इसमें शामिल होंगे। तो हम बात कर लेते हैं एनजीओ के बारे में। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कम्युनिटी में जो एनजीओज होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ पे। तो एनजीओ क्या है, इसके बारे में लॉर्ड बेवरिज ने कहा है कि जो एनजीओ है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो वर्कर होता है वो कार्य करता है, और जो कार्य करता है उसे उसके लिए पेड मतलब उसे सैलरी दी जाती है, या कई बार अनपेड भी होता है, वॉलंटरी लोग करते हैं। और ये जो इसके जो कंट्रोल होते हैं, जो डिसीजन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो इसके मेंबर्स होते हैं वो उनके हाथ में ही होता है ना। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता। ये लॉर्ड बेवरिज ने इसे बताया है। इसके बाद कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनजीओ के, वो हम देख लेते हैं। जैसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। यहाँ पे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होगा जो सारी डिसीजंस ले रहा होगा बाहर से। यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो खुद डिसाइड करेंगे कि क्या किस इशू पे काम करना है, क्या प्लानिंग वगैरह है, सब कुछ। दूसरी बात, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। और तीसरी बात ये होता है आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना होता है ना। फॉर्मल्स आपके कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होंगे, विजन्स होंगे, सब कुछ वो फॉर्मल होंगे, ठीक है। फिर ये सेल्फ गवर्निंग होता है, कुछ सारे चीज़ें ये कर रहे होते हैं, डिसीजन वगैरह इनके अपने जो भी होंगे सब कुछ ये खुद से कर रहे होंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करते हैं, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, और ये वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनजीओ के बारे में पता चलती हैं। ये आपका हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो एनजीओ जो होते हैं वो 3 प्रकार से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एक होता है आपका सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1860 का है। उसके बाद आपका आता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, जो है 1882 का। उसके बाद आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904। बाद में ये आपका
कंपनीज एक्ट में 1956 भी एक ऐड है, जो कि उसमें सेक्शन 25 जो है उसके अंडर में भी आप एनपीओज को रजिस्टर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, इसको हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे, आगे के जो भी वीडियोस होंगे हमारे, आगे हम चलते हैं। रोल ऑफ एनजीओ के बारे में बात करते हैं कि जो एनजीओ होते हैं उनके क्या क्या रोल हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो डेवलपमेंट सेक्टर में किसी एक सेक्टर में ही नहीं है, बहुत सारे उसमें सर्विसेज है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे काम हो रहा है और अलग अलग चीज़ों पे काम हो रहा है ना। जैसे इन्वायरमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब पे काम हो रहा है। अब एजुकेशन में भी सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाने का काम किया जा रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग का काम किया जा रहा है। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको कैसे और बेहतर किया जा सके, कैसे उनको बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाया जा सके, उस पे काम किया जा रहा है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ना, ड्रॉप आउट कैसे कम किया जाए, उस पे रिसर्च हो रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इसी प्रकार से है। इसमें हम देखेंगे तो बहुत है, बट हमने कुछ यहाँ चुन के रखा हुआ है। जैसे कि सर्विस डिलीवरी होती है, जिसमें कोई स्पेशल सर्विसेज जो होती हैं वो कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती हैं एनजीओज़ के द्वारा। इसके बाद आता है आपका एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, मतलब कि लोगों के बीच में अवेयरनेस करने का काम करते हैं कुछ एनजीओ, और एडवोकेसी भी करते हैं कुछ। अगर कोई पॉलिसी ऐसी चेंज हो रही है जो किसी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल नहीं है, या किसी तरीके से वो एडवर्स तरीके से इफेक्ट कर रही है, तो उसके लिए एडवोकेसी भी करते हैं। फिर आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जहाँ पे जैसे कि कुछ डिजास्टर्स वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए होते हैं। फिर आपका आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और एम्पावरिंग करने के लिए कम्युनिटी जो है उनके लिए काम करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग में इसमें ढेर सारे, जैसे अभी हमने डिस्कस की, ट्रेनिंग वगैरह, एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कम्युनिटी को कोई स्पेसिफिक वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है ना। रिसर्च और डेटा से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च कर रहे हैं, डेटा पे काम कर रहे हैं ना। जैसे कि प्रथम वगैरह देखेंगे आप, वो काम करते हैं, उनके कुछ सेंटर्स स्पेशल हैं जो कि ऐसा सेंटर एजुकेशन से रिलेटेड, उनका जो भी एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट आती है उस पर वो काम कर रहे हैं। तो ये आपका ऐसे टाइप का रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन कहा जाता है। फिर नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप पे काम करते हैं। और एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स, लगभग ये सभी एनजीओज कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे होते हैं। और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अभी बहुत सारे एनजीओज आपको मिल जाएंगे, है ना, कि जो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। फिर सोशल वेलफेयर, मतलब पॉवर्टी को कम करने के लिए, कम्युनिटी की लाइफ को बेटर करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपके रोल ऑफ एनजीओज में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब, जो रॉबर्ट फिशर थे, उन्होंने कुछ अप्रोचेस बताया था जो कि खासतौर से नेबरहुड ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड था। तो हम इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला जो अप्रोच है सोशल वर्क अप्रोच है। ठीक है, तो सोशल वर्क अप्रोच में क्या होता है, ये फोकस करता है जो भी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके अंदर बिलोंगिंगनेस और इंटरडिपेंडेंस को कैसे बिल्ड किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। किसी भी कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं तो आप जब उनके लोगों के बीच में ये चीज़ आप कहीं ना कहीं डेवलप करने में हेल्प करेंगे, तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी अपने लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होगा, मतलब यहाँ सोशल वर्कर की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इनेबलर के तौर पे काम करेगा, है ना। एडवोकेट्स के तौर पे काम कर रहा होगा, प्लानर के तौर पे काम कर रहा होगा, कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा होगा। तो इनके ये जो उसके रोल्स हैं अलग अलग, ये एक व्यक्ति कई प्रकार से अपने रोल निभा सकता है। वो इस तरीके से जब कर रहा होगा तो वो वहाँ पे हेल्प कर रहा होगा कि जो कम्युनिटी है वो अपनी जो इश्यूज हैं, है ना, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उससे जरूरी जरूरी जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। रिसोर्सेज वहीं पे उपलब्ध होते हैं, बट लोगों को पता नहीं होता है कि उसको यूज कैसे करना है। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि मतलब वहाँ पे जो भी जो उनकी लोकल गवर्नमेंट जो है, जो आपकी पंचायत है, वहाँ से उन्हें क्या हेल्प मिल सकता है ना, उसको कैसे वो वहाँ पे उस पे काम कर सकते हैं, वो कैसे सपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड जो पीएचसी वगैरह पे जो सुविधाएं दी हैं, उनको कैसे ये यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता होनी चाहिए कि ये रिसोर्सेज जो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो कम्युनिटी है उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो सोशल सर्विसेज हैं उनसे, और इनको अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी इनको सिखाया जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कहीं पे आपको जैसे किसी गांव में समस्या है साफ पानी की, तो वहाँ पे अगर समस्या है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत दूर है जहाँ से पानी लाना पड़ता है, साफ पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक पानी की टंकी बना सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए फंड चाहिए होगा, बाकी चीज़ें जो चाहिए होंगी, तो वो सपोर्ट एनजीओ जो सोशल वर्कर वो होगा, वो देखेगा कि पंचायत से क्या सपोर्ट मिल सकता है। फिर गवर्नमेंट जो है वहाँ की, वो स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से उस एरिया के लिए मतलब क्या चीज़ें की जा सकती हैं, हर तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं, तो उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है और यहाँ पे उसको बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे आपका लोकल से लेके जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनसे क्या हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल वर्क अप्रोच में सिखाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच जो है, इसका मेन काम होता है जो पावर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। पावर इन द सेंस कि सोसाइटी में जो लोग पावर में हैं, जो जिनके पास पूंजी है, इकोनॉमिक तौर पे जो मजबूत हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब जो सोसाइटी होती है कई बार ऐसे दो भागों में बट जाती है, जहाँ पे एक जो पार्ट होता है वहाँ पे रिच लोग होते हैं, उनके पास सारी तरीके के पावर होते हैं, और कहीं पे जो बाकी लोग हैं उनके पास बेसिक नीड भी उनकी कंप्लीट नहीं हो रही। तो ऐसे में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच इसी को अपनाता है कि जो भी डिस्पैरिटीज है उनको ख़त्म किया जाए और पावर का और रिसोर्सेज जो है उनका सही तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, दोबारा से उनको सब में बराबर बराबर बांटा जाए। और इस अप्रोच को देने वाले थे सॉल एनएसकी, हमने इनके बारे में पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है। तो अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं इस अप्रोच के बारे में, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका मेन होता है इस अप्रोच का, कि इसमें जो भी इंस्टीट्यूशन में लोग हैं उस टाइम पे, जो लोग वहाँ पे हैं उनको कन्फ्रंट किया जा सकता है ना, कि पीयर प्रेशर के तौर पे वहाँ पे जो लोग होंगे वो प्रेशर बेस्ड टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि कोई धरना वगैरह दे के वो उनको अपना जो विरोध है या जो अपनी प्रॉब्लम है उन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, जो पावर में इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उस टाइम पे, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से ये अप्रोच बताता है। ठीक है, मेनली आप इसमें एडवोकेसी, कन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन की बात की जाती है ना, और मेन ये बेस्ड होता है मास जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उस पे होता है। मतलब जैसे कि कोई समस्या है सोसाइटी में, ठीक है, कम्युनिटी में कोई समस्या है। अब इस समस्या को लेकर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब वो अपना विरोध करेंगे, वो मार्च हो सकता है, धरना हो सकता है, जो भी होगा, ताकि एक प्रेशर बने उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन में जो भी गवर्नमेंट में जो लोग हैं या जो भी लोग हैं जो पावर में हैं, तो उन तक जब ये बात पहुंचेगी तो फिर उनको फोकस लाया जा सकेगा कि ये जो समस्या है उसको सॉल्व करनी है, और जो रिसोर्सेज या पावर का जो एक पक्षपात रूप से जो बंटवारा हुआ है उसको सही ढंग से करे, सबको बराबर हक अधिकार मिले। तो इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, फिर निगोसिएशन किया जाएगा, ठीक है, आपको ये प्रोग्राम्स जो ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपके दो अप्रोचेज हो गए हैं। यहाँ पर ये हिंदी में भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आपका आता है नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच। ये आपका लोकल जो भी कम्युनिटी, जो आपकी कम्युनिटी में जो लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि लोकल म्यूनसिपालिटी है, ठीक है, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो कम्युनिटी को प्रोवाइड की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं। ठीक है, अगर ढंग से प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो यहाँ पे ग्रुप प्रेशर बना के हम जो सर्विसेज हैं उसके लिए जो वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको हम कन्फ्रंट कर सकते हैं और वो सर्विसेज इन तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच। ठीक है, ये आपको डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पूरा जो इसका सार है वो यही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जैसे कि कम्युनिटी मेंबर्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जो कम्युनिटी के मेंबर होंगे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकती है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है। सैनिटेशन की समस्या है, वाटर सप्लाई की समस्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ना। फिर उसको सॉल्व करने के लिए लोगों का जो ध्यान होगा आकर्षित करना होगा, तो ऐसे में पीयर ग्रुप प्रेशर के तौर पे कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवोकेसी है उस पर काम कर सकते हैं ना, मिलके वो उसके बारे में जो भी चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। तो वहाँ पे जो लोग होंगे जो उसके लिए उत्तरदायित्व जिनका होगा वो उसको सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे। लोगों द्वारा कन्फ्रंट करने पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बस ये कम्युनिटी को हमें बताना है, जो सोशल वर्कर होगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होगा, उसे ये चीज़ बतानी होगी कि जो भी कम्युनिटी मेंबर उनको पता होना चाहिए कि भाई आपकी पावर ये है, आपकी जो सर्विसेज जो आपको मिलनी चाहिए वो उसको आप जानिए, अवेयर होइए कि आपका अधिकार क्या है, और उस अधिकार को पाने के लिए आप क्या क्या तरीके से सही तरीका क्या अपना सकते हैं अपना विरोध प्रकट करने के लिए या अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। चलिए, इसको आप हिंदी में भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि गठन तरीका नियोजित किया जाता है, संघ अक्सर नागरिकों संघों का रूप ले लेते हैं, है ना। इस तरीके का जो नागरिक संघ होते हैं वो अंत में आप देखोगे कि ऐसे तरीके से बन के आ जाते हैं, जिससे प्रेशर के कारण फिर उनके जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी की जाती है, क्योंकि भाई विरोध होगा तो लोग उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल जो होता है इसमें जो एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेज होती हैं और जो पॉलिसीज होती हैं
जो कि पॉजिटिव जो चेंजेस हैं उनको सपोर्ट करें, है ना? जो कम्युनिटी है इसमें कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, नेबरहुड जो है, उसको इस तरीके से जो उनका जियोग्राफिकल एरिया है, बाकी जो एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है जिससे कि पॉजिटिव चेंज आए, है ना? जिससे कि जो कम्युनिटी का जो इंटरनल पार्ट है वो मजबूत हो, उनकी कैपेसिटी मजबूत हो, मतलब कैपेसिटी बढ़े, जो मेंबर्स हैं वो कैपेबल बने कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें, उनका एक स्टेक होल्डर बने, जिससे वो जो उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सके। क्योंकि कई बार होता है ना कि कम्युनिटी में जो जैसे कोई काम करना है तो रिसोर्सेज नहीं उपलब्ध है, या उनके अंदर वो स्किल नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए, या टेक्निकली वो इक्विप नहीं है। तो ऐसे में जो एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ कनेक्ट कराने का काम किया जाता है कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल में। ठीक है, तो लोकेलिटी प्लस सोशल प्लानिंग सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी। यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि कैसे जो कम्युनिटी के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ कैसे इंगेज किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए कम्युनिटी को, हाई क्वालिटी कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका वुमेन सेंटर्ड या फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, लोकेलिटी डेवलपमेंट और सोशल एक्शन का ये कंबाइंड होता है आपका। इसमें क्या होगा, जो लोकेलिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो जो फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट है उसको इसमें खास तौर से ध्यान में रखा जाता है ना, जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी लोग होंगे सबको बराबर तौर पे, मतलब सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा कि वो अपना जो भी उनके स्किल्स हैं उनको एनहेंस कर पाए, है ना? जो एक तरीके से यहाँ पे इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को जेंडर के बेस पे किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सबको बराबर लोकतांत्रिक तौर पे सबको भागीदारी यहाँ पे देखी जाएगी कि सभी लोग मिलके यहाँ पे काम कर रहे होंगे, है ना? सोशल एक्शन कर रहे होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, पॉलिटिकल या कल्चरल कोई चेंजेस आ रहे हैं, है ना? उसके कारण क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे पैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो धीरे-धीरे वहाँ पे डिमोलिश हो रहा है, और वहाँ पे एक मतलब बराबर अधिकार का लोगों का, कि सबको बराबर देखा जाएगा, सबको बराबर पावर होगी, सभी लोग बराबर तरीके से अपने जो भी अधिकार हैं उनका लाभ उठाएँ। ये सारी चीज़ें इस पे ये काम करता है, ठीक है? बैलेंस्ड पावर रिलेशनशिप देखा जाएगा यहाँ पे खास तौर से, ठीक है? पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बायसनेस हो रही है, और जो इसमें लोग होंगे वो अपनी चीज़ों को खुद से समझ सकेंगे, है ना? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो वुमेन सेंटर्ड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजिंग मॉडल है इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा। यह मॉडल स्थानीय विकास और सामाजिक कार्रवाई दोनों के तत्वों को एकीकृत करता है। इसमें देखभाल और पोषण, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, समावेशी सम्मान और कौशल विकास और उपयोगी जैसी नारीवादी अवधारणाएं जो है शामिल होती हैं, ठीक है? मोर्चे पर एक अधिक जिम्मेवार सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और परिवार के अनुकूल कार्यक्रमों को चलाने का एक समुदाय की स्थापना करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हिंदी में मिल जाएंगी। फिर आपका आता है जो रूथमेन थे, उन्होंने अपना 3 तरीके जो 3 मॉडल दिए थे, 3 मोड्स कहें या मॉडल कहें कम्युनिटी इंटरवेंशन के, ये इन्होंने दिए थे, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहला था वो था लोकेलिटी डेवलपमेंट। तो लोकेलिटी डेवलपमेंट का यहाँ क्या मतलब है? लोकेलिटी डेवलपमेंट का यहाँ मतलब है कि जो लोकल जो वहाँ पे आपका कम्युनिटी है उसको डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इसका एम क्या होता है? एम्पावरिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, लोकल लीडरशिप एंड कंट्रोल बाय द कम्युनिटी। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, है ना? कम्युनिटी मेंबर जो हैं उनको इस तरीके से एम्पावर किया जाए कि वो खुद की मदद करने योग्य हो जाएं, है ना? और वहाँ पे लोकल लीडरशिप और कंट्रोल की बात की जाती है, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये इनेबल हो जाए, और इन्हीं में से जो लोग हैं वो अपना आगे बढ़ के इन सब चीज़ों का दायित्व या उसका जो मतलब क्या लीड करें, खुद अपने से। ऐसा कोई ना हो कि बाहरी कोई लीडर इनको ला के दिया जाए, ये खुद से लीड करें, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, सॉल्व करें, है ना? जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, यहाँ कंट्रोल का मतलब हो जाएगा कि डिसीजन क्या लेना है, कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिटी के हाथ में होनी चाहिए, वो वहाँ के मेंबर्स के हाथ में होनी चाहिए। और ये जोर देते हैं इनेबलिंग पे। इनेबलिंग टेक्निक्स का मतलब यहाँ ये है कि जो लोग हैं उनको इनेबल कर रहे हैं, उनको योग्य बना रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को स्वयं सॉल्व करें, है ना? स्वयं उसका समाधान करें। की थीम यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होगा, मतलब लोकतांत्रिक जो प्रोसीजर होगा, और वॉलंटरी कोऑपरेशन होगा, लोग मिल के खुद से स्वैच्छिक तौर पे वो आएंगे, मिलेंगे, आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे, है ना?
फिर आपका सेल्फ हेल्प देखने को मिलता है, वो वहाँ पे अगर एक खुद को कैपेबल बना रहे हैं तो वो खुद की भी मदद कर रहे हैं और कम्युनिटी की भी मदद कर रहे हैं। लोकल लीडरशिप की बात की जा रही है, डेवलपमेंट जो लोकल लीडरशिप है उसको डेवलप किया जा रहा है, उन्हीं में से जो लोग योग्य हैं उनको आगे लाया जा रहा है, और एजुकेशन की बात की जा रही है, उनको एजुकेट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, उनके सारी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उनके बारे में सब कुछ, ठीक है। कैटलिस्ट, कोऑर्डिनेटर, टीचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एथिकल वैल्यूज, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी जो प्रैक्टिशनर के रोल में होंगे। फिर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कहीं पे कहीं कम्युनिटी सेंटर डेवलप किया जा रहा है या होम सब्सिडीज़ दी जा रही है बनाने में। जैसे आप देखोगे ना कुछ प्रोग्राम्स हैं उसके तहत लोगों को घर बनाने के लिए उसमें प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएँगी, ठीक है? तो जो ये आपका सोशल प्लानिंग या पॉलिसी से रिलेटेड है, इसमें जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है वो सेंट्रल में नहीं होगा, ठीक है? सेंट्रल कंपोनेंट नहीं होगा, और ये जो होता है ये फोकस किस चीज़ पे करेगा, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है? और जो कोई सोशल इश्यूज़ हैं उस पे, जैसे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन्स डेवलपमेंट, मतलब महिलाओं से जुड़े जो भी प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में, ठीक है? ये सारी चीज़ें आएँगी। और इसमें ख़ास तौर से देखा जाता है कि ये अप्रोच खास तौर से इस पे काम करेगा कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इन्वायरमेंट है ना? उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ उस तरीके से कुछ एक्सपर्ट प्लानर्स की ज़रूरत है, कुछ क्वांटिटेटिव डेटा की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ये मतलब आप देखेंगे तो कोई कम्युनिटी में ये सारी एक्सपर्टीज़ आपको मिलना मुश्किल है, ठीक है? तो ऐसे में जो प्रैक्टिशनर होगा वो क्या करेगा, एक वो समस्याओं को समझने के लिए पहले तो उनका समस्या को फाइंड करेगा, ठीक है? कि किसी भी कम्युनिटी में या किसी सोसाइटी में कोई समस्या क्या है, फिर उसके बारे में कारण भी पता करेगा कि भाई कारण क्या है उसके पीछे का, है ना? उसका असेसमेंट करेगा, फिर एनालिसिस करेगा, जो भी चीज़ें होंगी, जो डेटा उसके पास आएगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जो भी होंगे या जो भी स्ट्रेटजी होगी वो प्लान करेगा कि कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए उसको डेटा वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अंदर कुछ एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए कि वो कोई प्लान इम्प्लीमेंट करे या कुछ भी करे, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी में ये सारी एक्सपर्टीज़ आपको नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिशनर होगा वो देख सकते हैं तो फैक्ट गैदरर के रूप में होगा, एनालिस्ट के रूप में होगा और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर के रूप में होगा, और ये सारी चीज़ें उसी के द्वारा की जाएंगी, ठीक है? रिसर्च, एवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें, जो डिसीजन है, जो डिसीजन लिया गया है, क्या जो डिसीजन लिया गया है कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट द्वारा या किसी भी तरीके से, तो क्या वो सच में उतना कारगर है, ये सारी चीज़ें कौन पता करेगा? तो इसे इसकी एनालिसिस वगैरह जो होगा, सोशल प्लानिंग जैसे हम देख पा रहे हैं, सोशल प्लानिंग, सोशल पॉलिसी, मतलब कोई प्लान या पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसकी क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, है ना? क्या आउटकम है, इन सब चीज़ों के बारे में कौन कर पाएगा? तो इसके लिए प्रैक्टिशनर जो होगा, सोशल वर्कर जो होगा, वो अपना यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो ये खास तौर से आपका सोशल वर्कर इसमें अपनी मुख्य भूमिका में होता है, ठीक है? और डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं कम्युनिटी इंटरवेंशंस वगैरह से रिलेटेड, तो ये आपका आ जाता है, ठीक है? इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए ना, हमने शुरू में ही बात की कि टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसका इशू कोई सोशल इशू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक्सपर्ट ही चाहिए कि उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे ये जो दूसरा आपका आ जाता है, ये हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है। फिर आपका आता है देखिए मॉडल सी, जो सोशल एक्शन का है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई समाज है जिसमें कुछ कुछ भाग के लोगों को कोई समस्या है, ठीक है? समुदाय है, बड़ा समुदाय है, उसमें कुछ लोगों को कोई पर्टिकुलर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या कोई पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है किसी कारण से, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है, जो समुदाय होते हैं, जो बढ़े हुए लोग होते हैं, उनको तो संसाधन भरपूर मिल जाते हैं ना, उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये जो वंचित वर्ग है इस तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। तो कैसे इस समुदाय में सबको इंक्लूड किया जा सके और सबको समान रूप से समान रिसोर्सेज दिए जाएँ, सबको समान ट्रीटमेंट दिया जाए, जो समान उपचार कहते हैं, वो दिया जाए। उस पे ये काम करते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि कोई जो प्रैक्टिशनर होगा वो एक्टिविस्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, एडवोकेट के रूप में होगा, एजिटेटर के रूप में होगा, ब्रोकर के रूप में, नेगोशिएटर के रूप में होगा, है ना? तो मान लीजिए कोई समस्या है किसी को, तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए एक्टिविस्ट के तौर पे आएगा। जैसे कोई समस्या, जैसे एड्स से रिलेटेड एक समस्या आपको पता है, लोगों का स्टिग्मा होता है कि मतलब एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके साथ भेदभाव और बाकी चीज़ें जो होती हैं, है ना? हीन भावना का शिकार जो वो हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समाज से कट कर रहना पड़ता है कुछ कारणों से, कुछ लोगों के अनअवेयरनेस के कारण। तो ऐसे में उनके लिए एक्टिविस्ट के तौर पे जो सोशल वर्कर होगा वो काम कर रहा होगा, सिविल राइट्स के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, है ना? एनवायरमेंट, अब पेड़ आके तो खुद नहीं बोलेगा या प्रकृति आके नहीं बोलेगी ना कि हमें हमें पॉल्यूशन से समस्या, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें दिख रही हैं, फिर भी हम इसके लिए नहीं लड़ रहे। तो कुछ लोग हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं जो आएँगे, वो इसके लिए लड़ेंगे, है ना? एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और इनका तरीका क्या होगा कि वो कन्फ्रंटेशन करेंगे। कन्फ्रंटेशन करने का तरीका यही है कि आप स्ट्राइक करिए, मार्च करिए, है ना? बायकॉट करिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपका जो सोशल एक्शन मॉडल है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं,
तो ये आपका सोशल एक्शन मॉडल हो जाता है। इसके बाद है जो मर्रे जी रॉस हैं, इन्होंने भी 3 अप्रोचेज़ लगभग बताए थे, ठीक है? जिसमें सबसे पहला था जनरल कंटेंट अप्रोच। जनरल कंटेंट अप्रोच क्या करता है, ये मान लीजिए कोई नया प्रोग्राम आ रहा है ना? गवर्नमेंट कोई नया प्रोग्राम कोई सर्विस ले आ रही है या कोई ऑलरेडी कोई सर्विस एग्जिस्ट कर रही है, तो ये उसके लिए काम करते हैं। ये स्ट्रेंथन का काम करते हैं कि कैसे कोई जो सर्विसेज़ या पॉलिसीज़ जो आ रहे हैं, उनको कैसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और वो पॉलिसी में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण कहीं पे किसी को हार्म हो रहा है तो उसको कैसे हम सही कर सकें, उस पे ये काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र होते हैं, ठीक है? तो ये आपका स्ट्रेंथनिंग वगैरह का हो जाएगा, ठीक? तो ये आपका यहाँ पे लिखा है रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट टू सपोर्ट इंटरेस्टेड एंड इन्फॉर्म सिटीजन्स, ठीक है? फिर आपका आता है ये मतलब ये जनरल कंटेंट से आप समझ पा रहे हैं ना, आपका जनरल जो पॉलिसीज़ या प्रोग्राम है जो सबके लिए हैं, उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है? फिर आपका आ जाता है द स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच। तो स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच में फोकस किया जाता है कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, है ना? स्पेशल इश्यूज से रिलेटेड ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा वो उस पर काम करेगा। उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है कुछ कुछ खास मुद्दे होते हैं जो कि जिन पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? इस स्पेसिफिक इश्यूज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, ये आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? इसके बाद आपका आता है, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है द प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में क्या होता है कि कोई समस्या है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस पे काम हो रहा है जो कि प्रोसेस में है ना? अब उसमें डायरेक्टली चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप वहाँ पे कर सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है? वो कैसे होगा? तो फिर आता है आपका द प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में क्या होगा कि जो भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, या तो कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली या जिस तरीके से भी वो हो सकते हैं, और वो कुछ ऐसे चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे जिसको ज़रूरत है सॉल्व करने की, ख़ास तौर से इमीडिएट तौर पे, है ना? तो इनको कैसे क्या इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कैसे क्या प्लान होने चाहिए, इसमें जो होगा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे या कम्युनिटी डायरेक्ट अपनी बातों को पहुंचाएगा गवर्नमेंट तक, है ना? या जो पॉलिसी मेकर है उन तक, ठीक है? जैसे कि इसमें कुछ की फैक्टर्स भी आपके हैं, ये जैसे कि एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग कम्युनिटी कैपेसिटी फॉर सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव्स एंड कोलैबोरेटिव एंडवर्स। मतलब ये जो कम्युनिटी होगा उनके सेल्फ हेल्प के लिए खास तौर से जो इनिशिएटिव्स होंगे उसमें कोलैबोरेटिव तौर पे कम्युनिटी कैसे अपना भागीदारी निभा सकता है, या इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे वो भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं उस प्रोसेस में जो पॉलिसी मेकिंग है। इसके कुछ की फैक्टर हैं जैसे कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन। कम्युनिटी यहाँ पे अपने जो भी समस्या है जो उससे रिलेटेड निर्णय है वो खुद यहाँ पे डिटरमाइन करेगी, वो खुद उसका निर्धारण करेगी, और इंडिजीनियस प्लान्स अपने बनाएंगे। फिर पीपल्स विलिंगनेस टू चेंज, ये लोगों के अंदर भी होना चाहिए कि हमें कैसे चेंज करना है, चेंज लाना ज़रूरी है, सारी चीज़ें ये होनी चाहिए आपके अंदर, वरना आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी ड्रिवन पेस मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी पेस होगा कम्युनिटी के हिसाब से वो चीज़ें होंगी वहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे आपके अप्रोचेज आ जाते हैं, ठीक है? जो एमजी रॉस द्वारा दिए गए थे 3 अप्रोचेज हैं आपके। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एमजी रॉस याद करने के लिए आप लिख लीजिएगा इसको, बाकी अगर आपको ऐसे याद हो जा रहा है तो ठीक है। तो निमोनिक्स के तौर पे हम जीएसपी लिख सकते हैं, ठीक है? जनरल जनरल कंटेंट अप्रोच, ठीक है? फिर आपका स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, और ये आपका हो गया प्रोसेस कंटेंट अप्रोच, जीएसपी। जैसे जीएसटी होता है ना, उससे मतलब टी की जगह पी कर लीजिएगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये इंग्लिश हिंदी भी है, ठीक है? फिर चलिए हम बात कर लेते हैं सिद्दीकी के बारे में। तो सिद्दीकी जो है इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, मॉडल एक नहीं 3 मॉडल थे, ठीक है? 3 खास तौर से मॉडल थे। तो पहला जो मॉडल था नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल। नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल जो था, इसमें आपको इसको हम एनडीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसका मानना था इस मॉडल के अनुसार कि जो कम्युनिटी होती है वो अपने आप में पीपल सेंटर्ड अप्रोच अगर अपनाएं, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो कम्युनिटी होगी उसकी जो इनहेरेंट कैपेसिटी होगी, जो उसकी अपनी क्षमता होगी, कम्युनिटी की क्षमता का मतलब उसके मेंबर्स होंगे, उसके पास अपना रिसोर्स होगा, है ना? वो सारी चीज़ें जो होंगी अगर उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी पे फोकस किया जाए, तो जो लोग हैं कम्युनिटी के वो अपनी जो नीड है उसको वो फुलफ़िल कर लेंगे और खुद से कर पाएँगे वो। इसके लिए उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, और जो उनकी प्रॉब्लम है उसको भी वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो इनका ये मानना था इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि जो कम्युनिटी है वो अपने आप में
बेस्ट सर्व्ड के रूप में काम कर सकती है, वो अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है, और अगर ओनरशिप ले तो वो बेहतर तरीके से सब कुछ हैंडल कर सकती है। उसके लिए वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकती है, फ्यूचर में उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके लिए इन्होंने कुछ अपने चीज़ों को ध्यान देने को कहा कि जो कम्युनिटी है उनके अंदर प्रोग्रेसिव जो एटीट्यूड है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ना? रेदर देन कि वो जो सर्विसेज़ दी जा रही हैं वो उस पे फ़ोकस करें कि हमें सर्विस मिल जाए, कोई सहायता मिल जाए। वो खुद से इतनी कैपेबल है, वो कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके कुछ स्टेप्स भी बताए गए हैं, जैसे कि जो फिजिकल एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है ना, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से समझना, लोकतांत्रिक तरीके से उसको समझना कि क्या है, कैसे है, सब कुछ, ठीक है। फिर जो एंट्री है कम्युनिटी में वो करना होता है, उसके बाद कि उस कम्युनिटी में कैसे आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें वो आपकी होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी कि उनकी नीड क्या है, ठीक है। डिफरेंट सेक्शन में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या होगी, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो उन्हें सबको समझते हुए उस तौर पे काम करना है। फिर आपको अपना प्रोग्राम का प्लानिंग करना है। फिर रिसोर्सेज क्या है, किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, कैसे बेस्ट तरीके से क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप इस पे करते हो। फिर आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क जो होता है वो डेवलप करते हो कम्युनिटी के अंदर ही, ठीक है। फिर आपका एक टाइम फ्रेम बना लेते हो जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, है ना? एक आप उसको प्लान करोगे खुद से, ठीक? कि एक आपका प्लान हो, टाइम फ्रेम हो, ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से कुछ स्टेप्स में हो जाएगा। यहाँ पे ये मॉडल जो है वो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता पे बात करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन पे बात करता है कि जो लोग हैं वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और खुद पार्टिसिपेट करें, तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? फिर इसके बाद इनका आता है सिस्टम चेंज मॉडल। तो सिस्टम चेंज मॉडल क्या है? सिस्टम चेंज मॉडल में जैसे कि कोई कई बार ऐसा होता है ना कि कम्युनिटी को लगता है कि उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना? उसको उसको कोई ऐसी उसका डिमांड नहीं है कम्युनिटी का। बट कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है ना? प्लान में उनको वो चीज़ इंक्लूड करनी पड़ती है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम चेंज मॉडल को अगर हम इसका एक एग्ज़ाम्पल लें, तो मान लीजिए कहीं पे कोई कम्युनिटी है, ठीक है? अब वहाँ पे उनको ये ज़रूरत है कि मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, जहाँ पे हेल्थ केयर को लेकर समस्या है, ठीक है? लेकिन वहाँ के लोग हैं, उनको लगता है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है ना? ये सिस्टम जो है, वो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। बट वहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे एलोपैथिक डिस्पेंसरी जो है, वो ओपन करा दे। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ पे उन्हें नहीं लग रही है ज़रूरत है, बट एक्चुअल में वो नीड है वहाँ पे। तो ऐसे में सोशल वर्कर ये उसका रोल यहाँ पे बढ़ जाता है। वो उनको जो कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, उनको वो फ़ील कराएगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये डिमांड आपकी मतलब ये डिमांड में आपको रखना चाहिए क्योंकि ये बेसिक आपकी नीड है। हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये आपको उनको फ़ील कराना पड़ेगा। ये वो नहीं कर रहे होंगे बट क्योंकि आप एनालाइज़ कर रहे हो उस कम्युनिटी को, समझ रहे हो, तो सिस्टम में कुछ चीज़ें आपको फिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका रोल बढ़ जाएगा कि कैसे आप इस जो ये डिसफंक्शन है, इसको कैसे आप टैकल करो, है ना? कैसे रेक्टिफ़ाई करो और कैसे उसमें आप जो पहला सिस्टम है, उसमें इस सब सिस्टम को आप एडजस्ट करो, है ना? उन लोगों के अंदर ये चीज़ आए कि भई हाँ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। रिस्ट्रक्चर करने में आपको थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस करना होगा कि आप उस जो सिस्टम पहले से बना बनाया सिस्टम, उसको मॉडिफ़ाई करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ये सिस्टम चेंज मॉडल हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से ये काम करेगा। इसमें आप होगा कि आप जाओगे पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफ़ाई करोगे, है ना? क्या समस्या है उस सिस्टम की। फिर वो चीज़ें आप जो फाइंडिंग आपके पास होंगी, आप कम्युनिटी को बताओगे। जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, पीपल्स हैं जो कम्युनिटी के, उनको आप बताओगे कि क्यों ज़रूरत है एलोपैथी की, है ना? फिर उससे रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, है ना? जिससे आप उस डिसीज़न जो उनका डिसीज़न है, उसको आप इन्फ्लुएंस कर पाओ या उनके जो लोग हैं पावर में, जो डिसीज़न लेने वाले हैं, आप कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ, उससे रिलेटेड आपके पास क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, वो आपको बनानी ज़रूरी है। क्योंकि आप डायरेक्ट जाके बोलोगे, वो नहीं मानेंगे, बट आपके पास एक प्लान अपना होना चाहिए, ठीक है? फिर आप कम्युनिटी को मोबिलाइज़ कर रहे हो पार्टिसिपेशन के लिए कि वो लोग आएँ, हाँ, कि हमें उन्हें आप बताएँ, बुलाकर आप डेमो दो, बताओ उसके बारे में, अवेयर करो लोगों को, ठीक है? फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ पे जो एक्सटर्नल सपोर्ट है, वो भी लेनी पड़ेगी प्लान में इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको वहाँ पे अगर डिस्पेंसरी लगवानी है तो सारी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, गवर्नमेंट से आप हेल्प लोगे या जो भी जो एनजीओ होगा उसमें जो उसका पार्टनरशिप होगा बाकी लोगों के साथ, वो मिलके ये काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का काम कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपका सिस्टम चेंज मॉडल आ जाता है। इसके बाद आता है आपका, ये हिंदी में भी है, इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल। इसमें क्या है, देखिए वहाँ पे आप सिस्टम चेंज कर रहे थे, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो। स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम ले आया गवर्नमेंट, ठीक है? अब क्या हुआ कि वो मैक्रो लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना? मतलब कि पूरे देश में वो चीज़ें बदलाव आ रही हैं या ग्लोबल तरीके से वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अब वहाँ पे अगर जो माइक्रो लेवल के लोग हैं, लोकल जो
लोग हैं, अगर वो लोकल कम्युनिटी अपने में वो बदलाव नहीं लाएगी तो कहीं न कहीं वो उस बड़े बदलाव का हिस्सा नहीं रहेगी, है ना? उस बड़ी संरचना का जो बदलाव आ रहा है, जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, वो उसका हिस्सा नहीं रहेगी। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी ग्लोबलाइज़ेशन हुआ है, आप देख रहे हो, मतलब बहुत समय से चला आ रहा है। अभी हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो गई है, ठीक है? सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन देखने को मिल जा रही हैं। अब मान लीजिए कोई हैंडलूम का कोई कम्युनिटी है जो हैंडलूम से रिलेटेड चीज़ें डिज़ाइन कर रही है, बहुत अच्छा है उनका। लेकिन क्योंकि अब लोग ऑनलाइन खरीदना पसंद कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो वहाँ तक नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं, जो क उस कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम बताएँ कि भाई ये बदलाव आया है, आपको डिजिटली आप प्लेटफ़ॉर्म पे आइए, अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप मार्केटिंग कीजिए वहाँ पे। अब ये चीज़ उन्हें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सोशल वर्कर होगा या जो जो ज़िम्मेदार होंगे वहाँ पे, उनको हम ये बताएँगे कि आप कैसे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लोकल से कैसे आप जो एक बड़े लेवल पे ला सकते हैं, माइक्रो से मैक्रो लेवल पे ला सकते हैं। तो ये एक बदलाव ऐसा है कि मैक्रो लेवल में कोई बदलाव हो रहा है या चेंजेज़ हो रहे हैं, उसको हम कैसे माइक्रो लेवल पे बदलाव ला रहे हैं। पॉलिसीज़ या जो भी चीज़ें बदल रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्योंकि वो पड़ेगा सब पे, तो कैसे हम उनके अंदर स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं। एक बड़े स्ट्रक्चर को में हुए बदलाव को हम छोटे स्ट्रक्चर में भी बदलाव लाके और फिर वो उनको उसका पार्ट बना पा रहे हैं। तो ये इस पे फ़ोकस करता है, ठीक है? और इसमें जैसे कुछ चीज़ें होंगी, आपका अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो लेवल सोशल रियलिटीज़, मतलब ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे जो चीज़ बदलाव हो रही है, वो बदलाव यहाँ पे भी ज़रूरी है। वरना क्या है कि ये जो लोकल जो लोग हैं वो पिछड़े रह जाएँगे, लोकल कम्युनिटी है जो पिछड़ी रह जाएगी, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है? प्रमोटिंग द एडॉप एडॉप्शन ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो भी ये बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना भी ज़रूरी है। अल्टरनेटिव्स के कुछ होने चाहिए, है ना? क्योंकि आप सिर्फ अपने तरीके से चलेंगे तो नहीं होगा। अब जो चीज़ें हैं उसके कुछ तरीके हैं, उसको भी आप इंक्लूड करिए अपने में। फिर आपका आएगा असिस्टिंग कमिटीज़ इन आइडेंटिफाइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपके कुछ कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, किस तरीके से आप वो बदलाव ले आओगे, क्या आपका स्ट्रेटजी होगा, है ना? उनको प्लेटफ़ॉर्म पे लाने का, ये कम्युनिटी किस तरीके से किस प्लेटफ़ॉर्म को कैसे यूज़ करेगी, ये सारी चीज़ें इसमें असिस्ट करेंगे। ठीक है? प्रिपेयरिंग कम्युनिटी मेंबर्स टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। देखिए, अब क्योंकि बदलाव आया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से होंगे, तो वहाँ पे आपको इक्विप करना ही कम्युनिटी मेंबर्स कैसे खुद को इक्विप कर पाएँ टेक्निकली, वो प्रिपेयर हो पाएँ कि जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे हैं, वो जो मार्केट में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है उन सब चीज़ों के बारे में, तो वो वहाँ पे हैं। इनको भी हम ऐसे इक्विप करेंगे कि ये उनकी टक्कर में रह पाएँ। कॉन्फ्लिक्ट जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें कैसे उनको उस स्ट्रक्चर में फिट किया जा सके, उस पे मेन आपको काम करना होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल में आ जाता है। ये आपको हिंदी में भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? राजनीतिक विचारधाराओं को अपनाने को बढ़ावा देना, कार्रवाई के पाठ्यक्रम की पहचान करने में समुदाय की सहायता करना और बाकी चीज़ें जो हैं। इसके बाद जो ये एक और इन्होंने ऐड किया था, ये इन्होंने 1997 में अपना एक और अप्रोच ऐड कर दिया था, ये चौथा अप्रोच है सिद्दीकी का, ठीक है? तो ये इंटर कम्युनिटी मॉडल के तौर पे जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसको हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे कि जैसे कई बार होता है कम्युनिटी की अपनी कोई लोकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है? लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं होते अपने कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी बगल के जो उनके कम्युनिटी होगी, मान लीजिए कोई एक गाँव है जिसकी कोई समस्या है, ठीक है? अब वो चीज़ उसके साथ प्रॉब्लम है, तो अब उनके पास रिसोर्स नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बगल के गाँव से हेल्प ले सकते हैं, है ना? वहाँ से रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि अ ग्रुप ऑफ विलेजेस सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन माइट नीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड वर्क कलेक्टिवली टू कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स। डैम्स वहाँ पे बनाने के लिए वो करते हैं, रिड्यूसिंग द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ एनुअल फ्लड, ताकि जो एनुअल फ्लड उनके यहाँ आ रहा है उसको रोका जा सके, है ना? और in a village people may be having resources for a handloom industry but may lack of technical know how to linkage। जैसे कि एक और ये दूसरी यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा है जहाँ पे कोई गांव है जहाँ पे लोग लोकल जो लोग हैं वहाँ के, वो हैंडलूम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? उनको वो पता है कैसे क्या बनाना है, वो सारी चीज़ें बना ले रहे हैं, पर उनको जो इंडस्ट्री है वहाँ पे वो टेक्निकली खुद को इक्विप नहीं मान रहे हैं या नहीं है, जिससे वो उस मार्केट से जुड़ नहीं पा रहे हैं या जो उनके बायर्स उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, जो भी नेबरहुड उनका विलेज होगा, है ना? जो टाउन या सिटी से कनेक्टेड होगा, वो उनसे हेल्प लेंगे और उनके थ्रू अपनी जो भी चीज़ें हैं वो मार्केट तक लिंक करने में अपना मतलब अपना जो भी लिंक है वो कर पाएँगे मार्केट से। तो ये जो इंटर कम्युनिटी मॉडल होगा वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है? फिर ये आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएगा, अंतर सामुदायिक मॉडल। इसके बाद जो है कि पीटर ड्राइवर्स हैं, जिन्होंने ड्राइवर्स जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट से रिलेटेड उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी दी थी। तो इन्होंने ये 1996 में दिया था।
ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि पहला जो था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, तो इन्होंने कहा था कि ये फ़ोकस किस चीज़ पे करता था, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग जो इनका कम्युनिटी एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी था, ये पॉलिटिकल डोमेन पे अपना फ़ोकस करता था, ठीक है। और ये मोबिलाइजिंग पीपल टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर्स, मतलब यहाँ पे ये जो लोग हैं उनको मोबिलाइज करके जो डिसीजन मेकर्स हैं, मतलब जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए पॉलिटिकल तरीके से, ये इस पे जोर देता है, ठीक है। और ये अधिकतर आप देखोगे जो कॉमन इश्यूज होते हैं, लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो उनको इसमें रखते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट में ये आपका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उस पे ये जोर देते हैं। जैसे कम्युनिटी की कोई फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए इस पे काम करते हैं, ठीक है। ये आपका इसमें आ जाता है। फिर आपका आता है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोविज़न, ठीक है। तो ये सोशल सर्विसेज जो डिलीवर की जाती हैं नेबरहुड लेवल पे, ये उसकी बात करते हैं ना। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बिल्ड करने में, मतलब ह्यूमन कैपिटल मतलब कि जो लोग हैं उनको स्किल करने में, एजुकेट करने में जो चीज़ें आएंगी वो इसमें शामिल होगा, सच एज चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, समाज से जुड़े जो भी मुद्दे हैं वो सारे इसमें आपके आ जाएंगे। जो सोशल इशूज़ हैं, डेवलपमेंट की बात है, वेलबींग की बात है, स्पेसिफिक लेके चाइल्ड प्रोटेक्शन या इससे रिलेटेड, मतलब ये अलग अलग सर्विसेज होंगे, सोशल इशू से रिलेटेड होंगे, ये इसमें आ जाते हैं। तो ये 3 है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। ये आपका है पॉलिटिकल डोमेन से रिलेटेड, पॉलिटिकल, ठीक है। ये आपका है इकोनॉमिकल, और ये आपका है सोशल से रिलेटेड, ठीक है। ये तीनों आपके आ जाते हैं, इसको आप रख सकते हैं ध्यान में, ठीक है। फिर चलते हैं, हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है आपका कि पार्टनरशिप और कोलिशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, साझेदारी और गठबंधन हिंदी में से बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है इसके लिए, ठीक है। डाइवर्सिटी को वैल्यू करना है और इक्वालिटी को प्रमोट करना है, साथ ही साथ जो म्यूचुअल बेनिफिट है उसको इंश्योर करना है। तो मतलब ये चीज़ क्यों करेंगे हम, कहीं पे भी गठबंधन या पार्टनरशिप जो है वो हम क्यों कर रहे हैं। जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, है ना, कि वो हमारे साथ सपोर्ट करें, हेल्प करें, या कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ कुछ संस्थाएं आपस में गठबंधन कर रही होती हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक जब प्रॉब्लम होती है उसको जब आपको सॉल्व करना है या कोई ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं या स्किल्स जो चाहिए, वो आपको सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं मिल सकती, तो आप नेटवर्किंग के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हो, कोऑपरेशन के थ्रू कर सकते हो, तो वहाँ पे आप ये करते हो। तो वेरियस वैल्यूइंग डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे है कि जो लोगों में डाइवर्सिटी है, जो लोगों की अपनी अलग अलग जो पहचान है, जो उनके अंदर जो अलग अलग गुण हैं, हमको उसको वैल्यू करना है, सम्मान देना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को महान समझें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है, रिस्पेक्ट करना है, सबको सबको समान दर्जा देना है ना। सभी लोग हमारे लिए एक समान है, और जो भी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है उसको सही और क्लियर तरीके से करनी है, ताकि ट्रस्ट इश्यूज टाइप की चीज़ें ना हो। फिर म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करना है, जिससे जो लोग भी गठबंधन में, जो लोग भी शामिल हैं, जो लोग उस भी जिस भी प्रोग्राम पार्ट है, उन सभी को बराबर जो म्यूचुअल बेनिफिट है वो मिले। ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा फ़ायदे में है और कोई नुकसान में है ना। सबको समान तौर पे देखा जाए और उनकी चीज़ें जो गोल्स हैं सबके लिए बराबर होने चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब हो जाएगा विविधता, ठीक। फिर आपका आता है कुछ बिल्डिंग पार्टनरशिप और कोलिशन के कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे कि पहला आपका आ जाता है फॉर्मेशन, तो इसमें हो जाएगा कि जो डाइवर्स ग्रुप के स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको इंगेज करना है, ठीक है। एलोकेट एम्पल टाइम फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल चैलेंजेस, मतलब कि जो भी ज़रूरत के जो भी फाउंडेशन, जो मतलब आप जब इस चीज़ के आप स्थापित कर रहे हो, है ना, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, टाइम लीजिए, बहुत जल्दी में चीज़ों को निपटाना है, ख़त्म करना है, इसके लिए नहीं करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को समझिए, कौन लोग हैं जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट है, कैसे क्या है, सब कुछ आप डिस्कस करके तभी कीजिए। फिर आपका एक शेयर्ड विजन होगा जो इस्टेब्लिश कीजिए, जो सभी ग्रुप मेंबर्स के लिए ज़रूरी है, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ज़रूरी है, सबके लिए शेयर्ड विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग विजन लेके काम करेंगे तो नहीं होगा, कभी वो सफल नहीं होंगे। तो सबका एक शेयर्ड विजन होना चाहिए, एक आपका रहना चाहिए। फिर जो असेसमेंट है नीड की वो कंडक्ट करें, है ना। फिर डेटा ड्रिवन प्लान आप बनाएं, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर है उससे रिलेटेड आप अपना प्लान बनाएं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि क्रिएट अ शेयर्ड अप्रोच टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
ठीक है, शेयर्ड अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अपना अलग अप्रोच लगा रहा है, कोई अलग अप्रोच लगा रहा है। सबको समान अप्रोच से यूज़ करना है, सारी चीज़ें लगानी है। वो प्लान कर लीजिए कि क्या-क्या अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मेंटेन रेगुलर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको मेल के थ्रू सारी चीज़ें करनी है या फॉर्मल मीटिंग्स करनी है ना? वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा ना हो कि आप किसी और के थ्रू बात करके आ रहे हैं, आप दूसरे एक जो बॉस है वो दूसरे के एम्प्लॉयी से बात कर रहा है अपने मन से, उसके बॉस को इन्फॉर्म किए बिना। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपकी जो भी चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। फिर मॉनिटर प्रोग्रेस फ्रिक्वेंटली, रिजिस्ट रिवाइज एंड रिकमिट, मतलब जो भी आपका प्रोग्रेस है उसको अच्छे से समझिए, फ्रिक्वेंटली आप उसको रीअसेस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, असेसमेंट हो गया, जब भी जरूरत पड़ी आप उसका असेसमेंट करिए, रिवाइज करिए, और जरूरत पड़ रहा है तो उसको चीज़ों को चेंज करिए, जो भी बदलाव करने की जरूरत है। जरूरत नहीं कि एक ही चीज़ लेके चले हम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इवेल्युएशन, असेस द कोलिशंस एफर्ट्स, मतलब जो भी संगठन ने जो भी चीज़ें की हैं उसको क्या करना है आपको, गठबंधन में जो चीज़ें जिसने जो किया है उसको आप असेस करिए अच्छे से, और जो जिसके लिए है उसको उसकी तारीफ भी करिए, है ना। जो जिसका हकदार है, शेयर्स लेसन एंड लर्न एंड बेस्ट प्रैक्टिस, जो भी आपके लेसन्स हैं, कुछ अगर फेल्योर्स हो रहे हैं तो वो शेयर करिए, बताइए कि हमने इस फेल्योर से ये सीखा, ठीक है। या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं कि हमने ये किया तो इसका ये रिजल्ट आया, ये चीज़ें शेयर करिए आपस में, ताकि जो फाइनल जो चीज़ें हों उस पर लोग बेहतर तरीके से और काम कर पाएँ, और फाइनल एक अपना रिजल्ट जो हो सक्सेसफुल तरीके से वो उसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके एक बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का आज टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है। नेक्स्ट में हम सोशल एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।